नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम जिस कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं वो है हेलो नाइटफॉल। हाँ, और इसकी दुनिया हमें एक ऐसे भविष्य में ले जाती है जहाँ इंसान और कवेनेंट नाम के एलियंस के बीच एक बहुत बड़ी जंग खत्म हो चुकी है। खत्म तो हो चुकी है, पर कागज पर असल में माहौल में एक अजीब सा तनाव है, शक है। बिल्कुल, और इसी तनाव पर ये पूरी कहानी टिकी है। ये कोई सीधी सादी हीरो वाली कहानी नहीं है। ये एक क्या कहते हैं, एक प्रेशर कुकर सिचुएशन है। प्रेशर कुकर मतलब किरदारों को एक ऐसी खतरनाक स्थिति में डाल दिया जाता है कि उनका जो असली स्वभाव है, उनका डर, उनकी इंसानियत, सब कुछ उबलकर बाहर आ जाता है। अच्छा, और कहानी की शुरुआत भी तो एक ऐसे ही तनाव भरे मिशन से होती है। हाँ, कमांडर लॉक और उनकी टीम एक निगरानी मिशन पर हैं, जो ये दिखाता है कि शांति सिर्फ एक दिखावा है। तो आज हम कमांडर लॉक और उनकी टीम के साथ इसी सफर पर चलेंगे। ये एक आम तस्करी के मामले जैसा लगता है, लेकिन कुछ ही घंटों में ये पूरी इंसानियत को बचाने की लड़ाई बन जाती है। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है एक शहर में। कमांडर लॉक की टीम एक गुप्त ऑपरेशन पर है। हाँ, वो एक एलियन पर नजर रखे हुए हैं, सादरा नाम है उसका, जो एक इंसानी तस्कर से मिल रहा है। दूर से देखने पर तो एक आम डील लगती है ना? हाँ। लेकिन जैसे ही टीम अपने स्कैनर से उस पैकेट को देखती है, उनके होश उड़ जाते हैं। वो कोई ड्रग्स या हथियार नहीं, बल्कि एक बम है। और यहाँ पर उनकी ट्रेनिंग दिखती है। कोई घबराहट नहीं, कोई शोर नहीं। बिल्कुल, वो तुरंत एक्शन में आते हैं। एक सैनिक तस्कर को पकड़ता है और बाकी लोग उस एलियन के पीछे भागते हैं जो शहर की तरफ जा रहा है। ये पीछा भी काफी रोमांचक है। एक अंधेरी सुरंग से होते हुए एक भीड़ भरे मॉल तक। हाँ, और वहां लॉक उस एलियन से भिड़ जाता है। हाथापाई होती है, लेकिन एलियन उसे धक्का देकर मॉल के अंदर भाग जाता है। लॉक उसे घेर तो लेता है, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हाँ, क्योंकि उस एलियन का मकसद भागना था ही नहीं। जब लॉक उससे बम मांगता है तो वो सिर्फ हंसता है और कुछ कहता है ना। हाँ, और वो शब्द ही इस हमले को और खौफनाक बना देते हैं। वो कहता है, ये तो बस शुरुआत है। और फिर वो बम चालू कर देता है। हाँ, वो खुद को भी उड़ा लेता है। ये एक आत्मघाती हमला था। मतलब ये कोई अकेला आतंकवादी नहीं था। नहीं, उसके आखिरी शब्द बताते हैं कि ये एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश का बस पहला कदम है। जब बम फटता है तो कोई आग का गोला नहीं उठता, बस एक अजीब सी नीली ऊर्जा की लहर पूरे शहर में फैल जाती है। पहले तो लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं, कोई इमारत नहीं गिरी, कोई मरा नहीं। लेकिन कुछ ही मिनटों में लोग खांसने लगते हैं, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, और फिर वो जमीन पर गिर पड़ते हैं। पेड़ पौधों या जानवरों को कुछ नहीं होता। ये किसी आम बम से कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये सिर्फ तबाही का नहीं है, तो सफाई का हथियार लगता है। बिल्कुल। वैज्ञानिक जांच में पता चलता है कि ये एक बायो एजेंट है, मतलब एक वायरस जो सिर्फ इंसानी डीएनए को पहचानता है। हाँ, सिर्फ इंसानी डीएनए पर हमला करता है। कोवेनेंट सिर्फ जंग जीतना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि इंसानियत का नामो निशान मिट जाए। मतलब खतरा अब किसी एक कॉलोनी पर नहीं, पूरी इंसानियत पर है। और अगर उन्हें रोका नहीं गया तो अगला निशाना शायद पृथ्वी ही होगी। इसी खतरे को टालने के लिए टीम को एक नया मिशन मिलता है। इस बायो एजेंट का स्रोत ढूंढो और उसे नष्ट कर दो। और इस ऑपरेशन के जो लीडर है कर्नल, उनके लिए ये मिशन अब पर्सनल भी हो गया है, क्योंकि उसी हमले में उनकी अपनी बेटी मारी गई थी। तो अब सुराग कहाँ से मिलेगा? जाहिर है उसी तस्कर से। हाँ, जिसे उन्होंने पकड़ा था। उससे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके मुंह से एक नाम निकला, अल्फा हेलो। अल्फा हेलो, ये नाम ही सुनने में किसी बुरे सपने जैसा लगता है क्या ये एक पुराने हेलो रिंग का टूटा हुआ टुकड़ा है, और वो एक लाल गरम तारे का चक्कर लगा रहा है। और बायो एजेंट का कच्चा माल वही मिलता है। हाँ, उस जगह को नरक कहा जाता है। वो तारे के इतने करीब है कि दिन के वक्त उसकी गर्मी किसी को भी मतलब सेकंडों में जलाकर राख कर सकती है। बाप रे, इसका मतलब टीम के पास वक्त बहुत ही कम है। सिर्फ 16 घंटे। यही वो समय है जब अल्फा हेलो पर रात होती है। सूरज निकलने से पहले उन्हें अपना मिशन पूरा करके वहां से निकलना होगा। ये टाइम लिमिट ही असल में सारा प्रेशर बनाएगी। बिल्कुल, यही वो प्रेशर है जो आगे चलकर टीम से गलतियां करवाएगा। तो टीम अल्फा हेलो पर पहुंचती है, लेकिन वहां उतरना नामुमकिन है, इसलिए उन्हें अपने जहाज से कूदना पड़ता है। और वो जगह एकदम वीरान, चट्टानी और डरावनी है। वहां उन्हें तस्करों का एक खाली जहाज मिलता है जिसका इंजन अभी भी गर्म है। लेकिन सबसे अजीब चीज जो उन्हें मिलती है वो है घोड़े। एक साइंस फिक्शन कहानी में। हाँ, मुझे भी बहुत अजीब लगा था। और इसकी एक वजह है,
घोड़े वहां इसलिए हैं क्योंकि अल्फा हेलो का जो वातावरण है वो आधुनिक तकनीक को ठीक से काम नहीं करने देता। अच्छा, मतलब ये कहानी का एक तरीका है हमारे हीरोज से उनका सबसे बड़ा हथियार छीन लेने का, उनकी टेक्नोलॉजी। सही कहा। अब वे सिर्फ अपनी हिम्मत और ट्रेनिंग के भरोसे हैं। टीम घोड़ों के निशानों का पीछा करते हुए एक गुफा तक पहुंचती है। अंदर उन्हें 2 तस्कर और वो बायो एजेंट का कंटेनर मिल जाता है। और वो बड़ी आसानी से उन पर काबू भी पा लेते हैं। हाँ, और अपने जहाज को वापसी के लिए सिग्नल भेजते हैं। एक पल के लिए तो लगता है कि मिशन तो बहुत आसानी से पूरा हो गया। बिल्कुल। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वो थोड़ा बेफिक्र हो गए। मतलब अल्फा हेलो जैसी जगह पर जब आपको लगे कि आप जीत रहे हैं, असल में आप सबसे बड़े खतरे का करीब होते हैं। और वो खतरा आसमान से आता है। जैसे ही उनका जहाज उतरने वाला होता है, चट्टानों से लाखों कीड़ों का एक झुंड निकलकर उस पर हमला कर देता है। ऑल गोलो। और ये कोई आम कीड़े नहीं है, ये बेहद डरावने हैं। हाँ, ये गर्मी, हलचल और टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित होते हैं और ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा जाते हैं, इंसान, जानवर, यहाँ तक कि धातु को भी। कीड़े जहाज के कॉकपिट का शीशा तोड़कर पायलट को खा जाते हैं और जहाज बेकाबू होकर जमीन से टकरा जाता है। एक जोरदार धमाका। और उनके भागने का इकलौता रास्ता भी बंद हो जाता है। अब वो उस नरक में फंस गए हैं जहां उनका दुश्मन सिर्फ उगता सूरज नहीं बल्कि लाखों भूखे कीड़े भी हैं। यहाँ से कहानी का असली सर्वाइवल हॉरर शुरू होता है। कीड़ों के पहले हमले में ही 3 सैनिक मारे जाते हैं। बाकी सब एक गुफा में छिपने पर मजबूर हो जाते हैं। अब वो सैनिक नहीं, वो शिकार हैं। और उसी गुफा में एक तस्कर उन्हें एक बहुत जरूरी बात बताता है कि ये कीड़े तकनीक की तरफ खिंचते हैं। उनके हेलमेट, उनके हथियार, यहाँ तक कि उनकी सांस लेने की मशीन है। ये सब कीड़ों के लिए एक दावत के सिग्नल्स जैसा है। तो अब जिंदा रहने का नियम बदल जाता है। स्थिर रहो, सांस रोको और अपनी सारी टेक्नोलॉजी बंद कर दो। सोचिए, जिन चीजों पर उनकी जान टिकी थी, अब वही चीजें उनकी मौत का कारण बन सकती है। कुछ देर बाद जब कीड़ों का झुंड आगे बढ़ जाता है, टीम बाहर निकलती है। अब उनके सामने सबसे बड़ी दुविधा है। उनका जहाज तबाह हो चुका है। तभी लॉक को तस्करों का वो छोटा जहाज याद आता है। लेकिन उसमें तो सिर्फ 2 लोगों के बैठने की जगह है और टीम में अभी भी कई लोग जिंदा हैं। और यहीं से वो एक मिलिट्री यूनिट से एक दूसरे पर शक करने वाले इंसानों के झुंड में बदल जाती है। उनकी सारी ट्रेनिंग, सारा अनुशासन मौत के डर के सामने छोटा पड़ जाता है। अब सवाल मिशन का नहीं, सवाल ये है कि कौन जिंदा बचेगा। टीम के अंदर बहस छिड़ जाती है। कोई कहता है जहाज ठीक करो, जो नामुमकिन है। एक सैनिक कहता है कि लॉटरी निकालते हैं। तभी एक और सैनिक, रामोस, एक बहुत ही भयानक सुझाव देता है कि हम इन तस्करों को मारकर उनका जहाज छीन लेते हैं। और यहीं से इंसानियत की वो पतली परत उतरने लगती है। इसी तनाव में एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित होती है। हाँ, एक सैनिक गलती से अपनी सांस लेने की मशीन गिरा देती है। उससे निकले सिग्नल से कीड़े तुरंत आकर्षित होते और उस पर हमला कर देते हैं। एक पल में ही वो गायब। लॉक भी बाल बाल बचता है, लेकिन एक दूसरे सैनिक ने होशियारी से अपने उपकरण दूर फेंककर कीड़ों का ध्यान भटका दिया। ये घटनाएं टीम के दिमाग पर गहरा असर डालती हैं। अब हर कोई डरा हुआ है और डर इंसान से कुछ भी करवा सकता है। टीम का एक सैनिक, रामोस, इसी डर का शिकार बनता है। वो पूरी तरह टूट जाता है। और जब कीड़ों का एक और झुंड पास आता है, वो खुद को बचाने के लिए एक निहत्थे तस्कर को धक्का देकर कीड़ों के सामने फेंक देता है ताकि उसे भागने का मौका मिल जाए। ये कहानी का एक बहुत ही जरूरी मोड़ है। यहाँ तक दुश्मन बाहर थे, कीड़े, सूरज, लेकिन अब सबसे बड़ा दुश्मन टीम के अंदर ही पैदा हो गया है। हाँ, ये सिर्फ रामोस का डर नहीं था, ये उस भरोसे का टूटना था जो एक टीम को जोड़े रखता है। उसने एक लाइन पार कर दी थी। इसके बाद तो हालात और बिगड़ते हैं। टीम को अपनी मरी हुई साथी एक पहाड़ी पर खड़ी दिखाई देती है। एक पल को उन्हें यकीन नहीं होता, लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है कि ये कीड़ों का एक जाल है। वो इंसानी शक्ल बना सकते हैं। रामोस का पतन अब और गहरा होता है, अपने किए को छुपाने के लिए और गवाह मिटाने के लिए। वो एक दोस्त को बहाने से पीछे रोकता है और उसे चट्टान से नीचे धक्का दे देता है और बाकी लोगों से झूठ बोल देता है कि वो फिसल गया। अब वो सिर्फ डरा हुआ सैनिक नहीं, एक कातिल है। और फिर वो आखिरी कदम उठाता है। वो एक और सैनिक को अपनी तरफ मिला लेता है और बाकी टीम पर बंदूक तान देता है। हाँ, और चिल्लाकर कहता है, मिशन खत्म हो गया, अब सिर्फ हमारा जिंदा बचना मायने रखता है। टीम अब 2 हिस्सों में बंट चुकी है, एक तरफ लॉक और कमांडर, और दूसरी तरफ रामोस, जिसके लिए अब सिर्फ अपनी जान की कीमत है।
वो बचे हुए तस्कर को मजबूर करता है कि वो उसे और उसके साथी को उस 2 सीट वाले जहाज तक ले जाएं। और लॉक और बाकी लोगों को मरने के लिए पीछे छोड़ देता है। रामोस के धोखे के बाद लॉक और उसकी बची हुई टीम पूरी तरह टूट चुकी है। लेकिन कमांडर उन्हें हिम्मत देते हैं। वे अपने दुर्घटनाग्रस्त जहाज पर वापस जाते हैं, शायद कोई उम्मीद मिल जाए। और वहां पहुंचकर पता चलता है कि जहाज का एक छोटा इंजन काम तो कर रहा है, लेकिन उसमें ईंधन सिर्फ 2 लोगों के लिए है। और यहाँ कहानी हमें नेतृत्व और बलिदान का एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण दिखाती है। जिस स्थिति में रामोस ने स्वार्थ को चुना, उसी स्थिति में कमांडर त्याग को चुनते हैं। वो कहते हैं कि वो पीछे रुकेंगे। हाँ, लेकिन कौन जाएगा, इसका फैसला वो किस्मत पर छोड़ते हैं। वो अपनी मृत बेटी का ब्रेसलेट तोड़ते हैं और उसके मोतियों से एक लॉटरी निकालते हैं। जिसे सफेद मोती मिलेगा वो जाएगा, और जिसे हाल मोती मिलेगा वो रुकेगा। ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं था, ये उस हताशा में भी निष्पक्षता को बनाए रखने का एक तरीका था। लॉक और एक और सैनिक मेसर को सफेद मोती मिलते हैं। कमांडर को पीछे छोड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल था। और कमांडर के आखिरी शब्द थे, मुझे अपनी जान देकर खुशी है क्योंकि इससे कई और जानें बचेंगी। इस बलिदान की तुलना अगर हम रामोस के अंजाम से करें तो कहानी का संदेश बिल्कुल साफ हो जाता है। रामोस का स्वार्थ ही उसके पतन का कारण बनता है ना? बिल्कुल। जब वो दूसरे जहाज तक पहुंचता है तो उसकी ऑक्सीजन खत्म होने लगती है। उसका अपना साथी उसे धोखा देता है और कीड़ों को बुलाने के लिए उस पर एक जलता हुआ उपकरण फेंक देता है। कीड़े रामोस को खा जाते हैं। और उसका साथी भी घबराहट में बंदूक चलाकर गलती करता है और शोर से कीड़ों को बुला लेता है। वो भी मारा जाता है। स्वार्थ उस समूह के लिए पूर्ण विनाश लेकर आया। और कहानी अपनी क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। लॉक और मेसर का छोटा जहाज भी उड़ान भरने की कोशिश में फिर से क्रैश हो जाता है। शोर से सारे कीड़े उनकी तरफ आने लगते हैं और तभी कमांडर अपना अंतिम बलिदान देते हैं। वो अपने सारे उपकरण चालू करके एक जोरदार सिग्नल भेजते हैं, जिससे सारे कीड़े उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। वो जानबूझकर अपनी जान देते हैं ताकि लॉक और मेसर को तस्करों के उस जहाज तक पहुंचने का मौका मिल जाए। और वे वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही वो उड़ान भरते हैं, सुबह हो रही होती है और अल्फा हेलो लाल तारे की गर्मी से धधकने लगता है। तभी उन्हें पीछे एक बहुत बड़ा विस्फोट दिखाई देता है और वो समझ जाते हैं, हाँ, कमांडर ने सिर्फ उन्हें बचाने के लिए खुद को बलिदान नहीं किया था, उन्होंने उस बायो एजेंट के पूरे स्रोत को ही नष्ट करने के लिए विस्फोट किया था। उन्होंने मिशन पूरा कर दिया था। मानवता बच गई थी, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। तो ये कहानी एक साधारण निगरानी मिशन से शुरू होकर एक ऐसे नरक में खत्म होती है जहां टीम को न सिर्फ बाहरी राक्षसों से लड़ना पड़ा, बल्कि अपने अंदर के राक्षसों का भी सामना करना पड़ा। बिल्कुल, इस कहानी का सार यही है, बलिदान बनाम स्वार्थ। हाँ, कमांडर का निस्वार्थ भाव जहां इंसानियत को बचाता है, वहीं रामोस का विनाशकारी स्वार्थ उसे और उसके साथियों को मौत के मुंह में ले जाता है। ये कहानी दिखाती है कि अत्यधिक दबाव में हमारा असली चरित्र सामने आता है। जब सारे नियम टूट जाते हैं, तब हमारे चुनाव ही बताते हैं कि हम कौन हैं। सही कहा। और ये कहानी एक सवाल हमारे लिए भी छोड़ जाती है। ये दिखाती है कि कैसे एक स्वार्थी फैसला पूरी टीम को बिखेर सकता है, जबकि एक निस्वार्थ फैसला पूरी दुनिया को बचा सकता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि संकट के एक ऐसे पल में, जब कोई नहीं देख रहा हो, हमारा कौन सा चुनाव हमारे असली चरित्र को सामने लाएगा।